बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल 3.5 और 3.6 सॉल्व करने वाले हैं। पहले एग्जाम्पल 3.5 देख लेते हैं। फ्री फॉल, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। हमें यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करना है अंडर फ्री फॉल। एयर रेजिस्टेंस हमें कंसीडर नहीं करना है, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्या है बच्चों? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। अब इस ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप कर दिया गया, ऐसे छोड़ दिया गया, कोई फोर्स नहीं लगाई गई है, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिर जाता है। तो यही जो इसका मोशन है ये फ्री फॉल होता है। तो फ्री फॉल क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, बस कोई और फोर्स ना लगी हुई हो उस पर, बस ग्रेविटी की वजह से जस्ट वो नीचे आ जाए, तो ये फ्री फॉल में बोला जाएगा। जो अब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करना है, मीन्स हम यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के फोर्स की वजह से यहाँ एक्सेलरेशन है, और ये भी कांस्टेंट है। मींस जो मोशन है इसकी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए हम यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि इक्वेशंस कैसे चेंज हो जाती हैं। अब लीनियर मोशन में फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये इक्वेशंस होती हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस तरह से होती हैं। अब यहाँ वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन है तो हम एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देंगे। ए को हम g लिख देंगे, और जो s है डिस्प्लेसमेंट उसको हम हाइट की टर्म में h लिख देंगे। y भी लिख सकते हैं हम इसको y एक्सिस पर मानकर, और यही ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में जहाँ ए एस आता है वहाँ पर हम इसको जी एच लिख देंगे। तो ये हमारे पास वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशंस आ गई। अब हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल की। तो फ्री फॉल में बच्चों क्या है कि एक ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ हाइट पर है, तो इनिशियली वो रेस्ट पर माना जाता है कि अभी वो रेस्ट में है, और उसके बाद उसको ऐसे ड्रॉप किया जाएगा। तो u की वैल्यू 0 ली जाती है फ्री फॉल में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली जाती है। और हम मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इस टाइम को हम y इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ये y एक्सिस की बात करें तो इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं, और इसको हम 0 पे मान लेते हैं। तो जब हम इसे 0 मानेंगे तो g की वैल्यू यहाँ डाउनवर्ड मोशन के लिए हम नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि ओरिजिन से हम नेगेटिव y एक्सिस पर जा रहे हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम इस तरह से इसको नेगेटिव ही लें, हम ग्राउंड को भी 0 मान सकते हैं, और अगर हम ग्राउंड को 0 मानेंगे तो उस टाइम हम g की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। पर हमने माना है कि ये है 0, y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है कुछ हाइट पर, इसलिए यहाँ से नीचे जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और u की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो इक्वेशंस हैं इनमें क्या चेंजेस आ जाते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू को 0 रख दिया हमने और a को माइनस जी रख दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू माइनस जी टी, यहाँ g की हमने वैल्यू रख दी 9.8। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू माइनस 9.8 t, ये वैल्यू मिल गई हमें। अब सेकेंड इक्वेशन इसी तरह से u को हमने 0 रख लिया, a को हमने माइनस जी रख लिया, g की वैल्यू 9.8 रख ली, तो हमें y इज इक्वल टू माइनस 4.9 टी स्क्वायर ये मिल गया है। थर्ड इक्वेशन भी इसी तरह से हमने यहाँ पर g की वैल्यू रख दी 9.8, 2 की मल्टीप्लाई हो गई उसमें, u को हमने 0 रख दिया है, तो v स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 19.6y। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस हैं वो हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर फ्री फॉल मोशन। तो कहीं अगर फ्री फॉल मोशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो हम डायरेक्ट ये इक्वेशन उसमें यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3.6 गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स।
क्या है बच्चों ये गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स? गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो जो डिस्टेंस कवर करता है उसका रेशो 1:3:5:7 इस तरह से ये ऑड नंबर्स में आता जाता है। मीन्स पहले 1 सेकेंड में सपोज उसने 1 मीटर की डिस्टेंस कवर की, तो अब जो दूसरा सेकेंड होगा उसमें वो 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, फिर उससे अगले थर्ड सेकेंड में वो 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, और इस तरह से ऑड नंबर्स में जो उसकी डिस्टेंस है जो वो कवर कर रहा है वो ऐसे बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ जा रही है ये डिस्टेंस? क्योंकि एक एक्सेलरेशन है, मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मीन्स सेम टाइम में अब वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और वो जो डिस्टेंस कवर करता है उसका ये रेशियो आता है। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट की मोशन है उसको इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया है, और हम हर टाइम इंटरवल में ये देखेंगे कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिससे फिर हम बाद में उसको कंपेयर कर पाएंगे। अब फ्री फॉल के लिए हमें पता है ये इक्वेशन है, हमने अभी जस्ट ये इक्वेशन फाइंड की थी। y इज इक्वल टू -12gt²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ पर फ्री फॉल की वजह से। g की वैल्यू हमने 9.8 रख दी, y इज इक्वल टू -4.9t²। ये वैल्यू हमें मिल जाती है उसकी y एक्सिस पर जो डिस्टेंस है उसके लिए। अब इसी रिलेशन को यूज़ करके हमने यहाँ पर ये देख लिया, ये कैलकुलेट कर लिया कि वो हर सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमने ये एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया जिससे कि हमें समझने में इजी रहे। यहाँ इस साइड हमने ये लिख लिया कि इनिशियली वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, फिर 1 सेकेंड बाद वो कहाँ पर, फिर 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, इस तरह से एक एक सेकेंड में उसकी लोकेशन क्या रही। यहाँ हमने वो लोकेशन लिख दी है कि कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ इतने सेकेंड के बाद, कि 1 सेकेंड बाद वो कहाँ पर था, 2 सेकेंड बाद वो कहाँ पर था, इस तरह से। फिर यहाँ हमने देख लिया कि उसने उस पर्टिकुलर सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर की, तो हमने यहाँ पर डिफरेंसेस ले लिए कि पर्टिकुलर सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने उस इंटरवल के लिए। फिर हम फाइनली रेशो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले देखा कि t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और उसकी पोजीशन को हमने y इज इक्वल टू 0 मान लिया, कि जैसे ये कुछ हाइट है तो इसको हमने यहाँ पर मान लिया कि y इज इक्वल टू 0 पर है। अब उसके बाद आगे t इज इक्वल टू 1, 1 सेकेंड बाद वो कहाँ पर पहुँचा ये फाइंड करना है। तो हमने इसमें t की वैल्यू को 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है, तो y की वैल्यू -4.9 मिल गई हमें। ठीक है, ये y की वैल्यू हमको 4.9 मिल गई। इसको हमने मान लिया कि हम इसको y0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ये फर्स्ट सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस कवर की ये वो है। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद वो कहाँ था, तो हमने t की वैल्यू को 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 इंटू 4.9 इस तरह से आ गया, मीन्स 4y0 आ गया। ऐसे ही हमने ये सारी t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए लोकेशंस फाइंड कर ली हैं। t को जब हमने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9y0 आ गया। फिर हमने इसको जब 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16, तो फिर ये हमें 16y0 मिल गया। ऐसे ही जब हमने इसको 5 रखा तो 25y0 मिल गया। तो हमको इस फॉर्मूले से एक एक सेकेंड बाद उसकी क्या पोजीशन थी वो हमें मिल गई है। अब हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर सेकेंड्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो पहले सेकेंड में तो y0 थी, तो हमने यहाँ y0 लिख दिया। यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये तो रेस्ट वाली पोजीशन है कि t इज इक्वल टू 0 पे तो कोई डिस्टेंस नहीं कवर की, तो हमने यहाँ t इज इक्वल टू 1, एक पहले सेकेंड में कितनी उसने डिस्टेंस कवर की वो y0 है। फिर अगले सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की दूसरे सेकेंड में, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, 3y0 आ जाएगा। ऐसे ही फिर थर्ड सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो ये हमको 5 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ इसमें से माइनस किया तो हमको 4 सेकेंड की डिस्टेंस मिल गई। ये 5th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की वो मिल गई। तो हम हर एक सेकेंड का कंपैरिजन करें तो पहले सेकेंड में अगर वो y0 चला था तो फिर दूसरे सेकेंड में उसका
3 टाइम्स डिस्टेंस उसने कवर कर ली है कि 3y0 हो गया है। फिर तीसरे सेकंड में वो अब पहले के कंपैरिजन में 5 टाइम्स डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो इस तरह से ये हमको यहाँ पर ऐसे ही 7y0 और 9y0 मिल जाते हैं 4th और 5th सेकंड के लिए। और हम इनका रेशो फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रेशो देखेंगे तो अगर ये 1 है तो फिर ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है। तो इस तरह से हमको ये रेशो मिल जाता है जो उसने डिस्टेंस कवर की हैं इसके लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। अब इसका हम एक दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। बच्चों सेम रिजल्ट अब हम एस nth वाला फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड करेंगे। ये है काइनेमेटिक इक्वेशन में 4th इक्वेशन कि nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n-1 ये फॉर्मूला होता है। अब फ्री फॉल के लिए मीन्स वर्टिकल मोशन के लिए u की वैल्यू 0 रख देंगे हम और यहाँ a को रख देंगे g 9.8। तो इस तरह से इक्वेशन हमें मिल जाएगी 9.8/2 और यहाँ 2n-1। तो फाइनली ये इक्वेशन मिल गई nth सेकेंड में डिस्टेंस जो कवर की जा रही है उसके लिए 4.9 2n-1। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू को 1 रख देंगे तो हम देखेंगे कि फर्स्ट सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर हुई। तो ये हमको फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस कवर हुई मिल जाती है 4.9। यहाँ n को हमने 1 रखा, 2 1 2 -1 मीन्स 1 आ गया, तो 4.9 आ गया। हमने मान लिया इसको कि ये y0 है। अब हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, मतलब दूसरे सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की वो फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 2 4 -1 3। तो इस तरह से ये हमको S2 मिल जाता है 3y0। ऐसे ही S3 फाइंड कर रहे हैं हम n की वैल्यू को 3 रख के, तो ये हमको 5 मिल जाता है। S4 हमको 7y0 और S5 9 इसी तरह से हम आगे भी ये डिस्टेंसेस फाइंड कर लेते हैं। और जब हम इनका रिलेशन देखते हैं बच्चों तो देखिए यहाँ पर y0 है, यहाँ 3y0 है, 5y0 है, 7y0 है। तो क्लियरली ये जो डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का रेशियो है वो हमें क्या मिल जाता है ऑड नंबर्स की फॉर्म में 1 3 5 7 9 ये रेशियो हमें मिल जाता है यहाँ। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स इस तरह से वेरीफाई हो गया इस इक्वेशन से भी। अब यहाँ पर देखिए आप कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है उसकी मोशन को अगर ऑब्जर्व करें तो पहले सेकेंड में उसने सपोज ये डिस्टेंस कवर की है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये है y0। तो अगर ये y0 है तो दूसरे सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो कितनी हो जाएगी 3y0 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की वो 5y0 हो जाएगी और ये 7y0 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस अगर हम y0 मान रहे हैं तो ये 3y0, ये 5y0, ये 7y0 एंड सो ऑन, ऐसे ही आते चले जाएंगी। तो अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आ रहा है अर्थ की सरफेस की तरफ वैसे वैसे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी तो इंक्रीज होती जा रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। इसीलिए ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हम थोड़ी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हमें उसका कुछ ऐसे फोर्स महसूस नहीं होता, लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा हाइट से ड्रॉप किया जाए तो हमें हर्ट भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा फोर्स लग जाती है। तो हम डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर थोड़ी ही हाइट से गिर रहा है तो हम उसको इजीली कैच कर सकते हैं, पर अगर ज़्यादा हाइट से गिर रहा है तो फिर वो हर्ट भी कर सकता है। तो केयरफुल रहना होता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी उस टाइम बहुत बढ़ चुकी होती है और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी मींस मोमेंटम भी बढ़ चुका होता है। हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती जाती है जैसे जैसे वो अर्थ की सरफेस के क्लोज आता है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।